आज हम लोग बात करेंगे अलग अलग अप्रोचेस के बारे में पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता को समझने के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं उदार नारीवाद यानी लिबरल फेमिनिज्म। इनके क्या विचार रहे, क्या अप्रोच रही, ये पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता को किस तरीके से समझते हैं और मानते हैं। तो उदार वादी नारीवादियों ने महिलाओं के लिए समान कानूनी और अ, राजनीतिक अधिकारों की वकालत की है ताकि वे सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। उदारवादी नारीवाद का दार्शनिक आधार व्यक्तिवाद के सिद्धांत में निहित है, जो सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार देता है। उन्होंने 1840 और 1850 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में कई महिला आंदोलनों के जरिए या उनके द्वारा महिला मताधिकार की मांग की। 1848 में जो कह सकते हैं प्रसिद्ध सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ने महिला अधिकार आंदोलन के जन्म को चिन्हित किया, जिसे अन्य बातों के अलावा महिला मताधिकार का आंदोलन भी कहा गया। यह जानना दिलचस्प है कि अमेरिकी संविधान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में ही दिया गया था, जबकि यूनाइटेड किंगडम में 1918 में महिलाओं को मताधिकार एक दशक के लिए प्रदान किया गया था, फिर भी उन्हें पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं था। मैरी वोllstonecraft की विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1972 आधुनिक नारीवाद का पहला ग्रंथ जैसे माना जाता है, जिसने महिलाओं के मतदान के अधिकार और महिला मताधिकार के लिए अभियान चलाया। वोllstonecraft ने दावा किया कि यदि महिलाओं को अपने आप में तर्कसंगत प्राणी के रूप में, रेशनल क्रिएचर के रूप में शिक्षा प्राप्त हो जाए, तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स, जैसे हम लोगों ने कहा था लिंग भेद, अनइम्पोर्टेंट और महत्वहीन हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने हैरियट टेलर के साथ मिलकर द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1970 में यह प्रस्ताव रखा कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह नागरिकता, राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार उदारवादी नारीवादियों का मानना था कि महिलाओं के मताधिकार मिलने से सभी प्रकार के जो जेंडर और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक भेदभाव और पूर्वाग्रह प्रीजुडाइज दूर हो जाएंगे। इस प्रकार उदारवादी नारीवादियों के प्रयास महिलाओं के लिए केंद्रीय थे। इस प्रकार उन्होंने महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने, भेदभाव को रोकने और महिलाओं के अधिकारों के बारे में सार्वजनिक चेतना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि बाद में उदारवादी नारीवादियों, जिन्हें दूसरी लहर का नारीवाद भी कहा जाता है, उनका कहना था कि राजनीतिक और कानूनी अधिकार महिलाओं की अधीनता को बदलने के लिए पर्याप्त थे, क्योंकि महिलाओं के पास अपने राजनीतिक और कानूनी अधिकार होने के बावजूद वे अभी भी समाज और घरों में अधीन हैं। तो इसके बाद नारीवादी विचार तर्क उग्र और क्रांतिकारी हो गए।
क्योंकि ये था कि ये सब अधिकार मिलने के बाद भी कई बार देखा गया कि महिलाएं समाज और घरों में अधीन ही हैं। तो जो उस टाइप के फेमिनिस्ट हुए वो फिर और ज़्यादा क्रांतिकारी हुए, रेवोल्यूशनरी हो गए। फिर जैसे हम लोगों ने देखा अब ये आते हैं, तो अब इसमें जैसे उग्र का मतलब क्या है, तो रेडिकल और क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी, थोड़े शब्द ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें समझना चाहिए। अब आता है जैसे मार्क्सिस्ट। अब मार्क्सिस्ट तो हम लोग पहले देख चुके हैं, मार्क्सिज्म। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि मार्क्सवादी नारीवाद होते हैं, कुछ ग्रुप हैं अलग अलग। फेमिनिस्ट में भी कुछ ग्रुप होते हैं। तो जैसे वो तो था लिबरल फेमिनिस्ट। तो लिबरल फेमिनिस्ट ने वुमेन्स के लिए लीगल पॉलिटिकल राइट्स की और बराबरी की बात करी। और अब ये मार्क्सिस्ट नारीवाद का क्या कहना वो देखते हैं। तो जैसे मार्क्सिस्ट नारीवादी या फेमिनिस्ट का मानना था कि महिलाओं की अधीनता और वर्गों का विभाजन, मतलब क्लास, जो क्लास में डिवाइडेड हुआ, वो ऐतिहासिक रूप से निजी संपत्ति, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के विकास के साथ विकसित हुए। तो इसमें फ्रेडरिक एंजल्स ने द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884 में कहा कि निजी संपत्ति के उदय के साथ, मतलब इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वुमेन्स हाउसवर्क बिगेन टू बी रिगार्डेड अनइम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन टू मेंस प्रोडक्टिव लेबर। अब इसका क्या है, मतलब बहुत सिंपल है कि पुरुषों के उत्पादक श्रम की तुलना में महिलाओं के घरेलू काम को महत्वहीन माना जाने लगा जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ने लगी। तो निजी संपत्ति के स्वामित्व पर आधारित पूंजीवाद, इन लोगों का मतलब यह है कि पूंजीवाद को इन लोगों ने, या कैपिटलिज्म को इन लोगों ने एक विलन के तौर पर रखा। तो पूंजीवाद की स्थापना ने संपत्ति के स्वामित्व पर आधारित पूंजीवाद की स्थापना ने संपत्ति को की विरासत, संपत्ति की विरासत को खत्म कर दिया। इस प्रकार संपत्ति पिता से पुत्र को विरासत में मिलनी थी, है ना कि महिला से उसके कबीले, मतलब महिला से उसके क्लैन को नहीं मिलनी थी, पिता से पुत्र को मिलनी थी। तो जो बॉर्गियस फैमिली होती थी जिनके पास निजी संपत्ति थी, ये तो समझ गए ना, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में बॉर्गियस फैमिलीज, और एक और वर्ग हुआ करता था जो पीजेंट्स। तो उनके पास जो, जिनके पास निजी प्रॉपर्टी होगी वो बॉर्गियस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे परिवार जिनके पास निजी संपत्ति थी वो बॉर्गियस फैमिलीज हुई, पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में उभरे। वही आगे चल के पितृसत्तात्मक रूप परिवार बने, जहां महिलाओं को अधीन किया गया। ऐसे पितृसत्तात्मक परिवार दमनकारी हो गए क्योंकि पुरुषों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी संपत्ति केवल उनके बेटों को ही मिले। इसलिए पूंजीवाद के उप उत्पाद के रूप में बॉर्गियस परिवार और निजी संपत्ति ने महिलाओं को अधीनस्थ और उत्पीड़ित किया। फिर मार्क्सवादी नारीवादियों का तर्क है कि यौन शोषण और यौन उत्पीड़न, मतलब सेक्सुअल ऑपरेशन, और जो है वो यौन उत्पीड़न से कहीं ज्यादा गहरा है ना, और महिलाओं की मुक्ति के लिए अनिवार्य रूप से एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है जो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगी और समाजवाद की स्थापना करेगी। एंजल्स का मानना था कि एक समाजवादी समाज में विवाह विघटनीय होगा और निजी संपत्ति के समाप्त हो जाने पर उसकी पितृसत्तात्मक विशेषताएं और शायद एक पत्नी भी समाप्त हो जाएगा। अब आता है तीसरी अप्रोच, जिसे हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म, यानी समाजवादी नारीवाद। तो उदारवादी नारीवादियों के विपरीत समाजवादी नारीवादियों का तर्क है कि महिलाओं को केवल
राजनीतिक और कानूनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, जिन्हें समान कानूनी अधिकारों और अवसरों से हल किया जा सकता है। तो इनका थोड़ा उदारवादी नारीवादियों से अलग ओपिनियन रहा। समाजवादी नारीवादियों का ये था कि मतलब कानूनी और राजनीतिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, जिन्हें समान कानूनी अधिकारों और अवसरों से हल किया जा सकता है। बल्कि जो मतलब कह सकते हैं कि लिंग भेद मतलब सेक्सेस के बीच में डिफरेंस, लिंगों के बीच संबंध सामाजिक और आर्थिक संरचना में ही निहित है। इसलिए महिलाओं की मुक्ति तभी हो सकती है जब सामाजिक क्रांति संरचनात्मक परिवर्तन लाए। समाजवादी नारीवादी मतलब समाजवादी नारीवाद या नारीवादी जो लिंग और लैंगिक भेद को नकारते हैं। उनका तर्क है कि बच्चे पैदा करने और पालन पोषण के बीच संबंध जैविक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। अब इसमें क्या है कि मतलब ये है कि जो चाइल्ड बियरिंग और चाइल्ड रियरिंग है इज कल्चरल रेदर देन बायोलॉजिकल एंड हैव चैलेंज्ड दैट बायोलॉजी इज डेस्टिनी बाय ड्राइंग अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। इन लोगों ने एक सेक्स और जेंडर के बीच में एक डिफरेंस किया कि मतलब जेंडर कल्चरल ज्यादा है, सेक्स बायोलॉजिकल होगा, ऐसा कुछ है। Therefore, while liberal feminists takes women's equality with men as their major political goal, social feminism aims to transforming basic structural arrangements of society so that categories of class, gender, sexuality, and race no longer act as barriers to share equal resources। अब हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि जहां उदारवादी नारीवादी पुरुषों के साथ महिलाओं की समानता को अपना प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य मानते हैं, वहीं समाजवादी नारीवादी का लक्ष्य समाज की बुनियादी ढांचागत व्यवस्थाओं को बदलना है ताकि वर्ग, लिंग, कामुकता मतलब सेक्सुअलिटी एंड और नस्ल मतलब रेस की श्रेणियां समान संसाधनों को संसाधनों के बंटवारे में बाधा ना बने। फिर आती गेर्डा लर्नर 1986 में बताती है कि महिला कामुकता मतलब सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण महिलाओं की अधीनता का मूल आधार कैसे है। उनका तर्क है कि यह समझना जरूरी है कि उत्पादन, प्रजनन क्षमता का हड़पना और इसका वस्तुकरण निजी संपत्ति और गुलामी के संस्थागतकरण महिलाओं की यौन अधीनता और पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता की नींव है। अधिकांश समाजवादी नारीवादी इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को घरेलू कामकाज और मातृत्व के घरेलू दायरे तक रखना पूंजीवाद के आर्थिक हितों की पूर्ति करता है। महिलाएं पुरुषों को घरेलू कामकाज और बच्चे के पालन पोषण के बोझ से मुक्त करती हैं और उन्हें उत्पादक रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार अवैतनिक मतलब जिसमें वेतन नहीं है कुछ, घरेलू श्रम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दक्षता में योगदान देता है and also account for the low social status and economic dependence of women on men. But unlike the Marxist feminists,
socialist feminists look at both relations of production as well as relations of reproduction to understand patriarchy. Unlike orthodox Marxists who have given prime importance to class politics over sexual politics, modern socialist feminists give importance to the later. मतलब जो मॉडर्न सोशल फेमिनिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो बाद वाला मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स उस पर भी महत्व दिया या महत्व देती है। उनका मानना है कि समाजवाद अपने आप में पितृसत्ता को खत्म नहीं करेगा क्योंकि इसकी मतलब पितृसत्ता की सांस्कृतिक और वैचारिक जड़ें हैं, रूट्स हैं, तो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसे एक लाइन के तौर पर कहें तो ये है कि they believe that socialism in itself will not end patriarchy as it has cultural and ideological roots. अब हम लोग बात करते हैं कट्टरपंथी नारीवाद या रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में, या इनकी क्या अप्रोच थी उसके बारे में समझेंगे। तो उदारवादी और समाजवादी परंपराओं के विपरीत उग्र नारीवादी मतलब उग्र मतलब रेडिकल, तो उग्र नारीवादियों ने पितृसत्ता के मूल रूप में यौन उत्पीड़न का एक व्यवस्थित सिद्धांत विकसित किया जो निजी संपत्ति से पहले अस्तित्व में था। वे स्त्री और पुरुषत्व मतलब फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी की परस्पर अनन्य और जैविक रूप से निर्धारित श्रेणियों की अवधारणा को ही चुनौती देते हैं। मातृत्व की विचारधारा महिलाओं को अधीन करती है और पितृसत्ता को कायम रखती है। मातृत्व यानी मदरहुड। तो इसमें यह है कि जो न केवल महिलाओं को मां बनने के लिए मजबूर करती है बल्कि उनके मातृत्व की शर्तें निर्धारित करती है। यह स्त्रीत्व और पुरुषत्व संबंधी विशेषताओं का निर्माण करती है और सार्वजनिक और निजी के बीच की खाई को मजबूत करती है। महिलाओं की गतिशीलता यानी मोबिलिटी को सीमित करती है और पुरुष प्रभुत्व को मजबूत करती है। यद्यपि लिंग भेद जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के बीच में, जेंडर डिफरेंसेस, तो भेद पुरुष और महिला के बीच जैविक भेदों मतलब बायोलॉजिकल भेदों से जुड़े हैं। लिंग भेद सामाजिक या यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व की परस्पर विरोधी रूढ़ियों द्वारा थोपे जाते हैं। अब सीमेन ब्यूबोयर ने द सेकंड सेक्स 1970 में बताया कि महिलाएं जन्म नहीं लेती बल्कि वे मतलब बनाई जाती। उनका मानना था कि गर्भपात के अधिकारों की अधिक उपलब्धता, प्रभावी जन्म नियंत्रण और एक पत्नी की समाप्ति से उनके शरीर पर नियंत्रण बढ़ेगा। ये है इनका। फिर आता है कट्टरपंथी नारीवादियों का लक्ष्य व्यक्तिगत पहचान को पुनर्परिभाषित करना, भाषा और संस्कृति को पुरुषत्व के चंगुल से मुक्त करना, राजनीतिक सत्ता की पुनर्स्थापना, मानव स्वभाव व्यवहार का
पुनर्मूल्यांकन और पारंपरिक मूल्य को चुनौती देना है। इस प्रकार कट्टरपंथी नारीवादियों का मानना है कि कानूनी सुधारों और पूंजीवादी समाज के विरुद्ध क्रांति के साथ साथ यौन क्रांति के माध्यम से पारंपरिक यौन पहचान को बदलना भी जरूरी है। इसलिए कट्टरपंथी नारीवादियों का मानना है कि जब कामुकता यानी सेक्सुअलिटी को महिलाओं की छवि समानता में पुनर्परिभाषित और पुनर्निर्मित नहीं किया जाता, तब तक वे पुरुषों के अधीन ही रहेंगी। अब कट्टरपंथी नारीवादी दावा करते हैं कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, यानी मतलब इनका मतलब है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, मीनिंग दैट पैट्रियार्की हैज क्रिएटेड अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल स्पेस, जिसे हम होम कहते हैं, पब्लिक स्पेस के बीच में उन्होंने एक डिफरेंस बना दिया है। वुमेन्स स्पेयर इज कंसिडर्ड टू बी होम while the public space belongs to men। तो ये तो था। दिस इज problematic, but what is more problematic is that the personal space is regarded unimportant as compared with the public space। This is the reason why domestic violence that women face inside homes is not as a security issue and is regarded as personal matter to be solved by family members। मतलब इसमें क्या है कि मैं एक बार हिंदी में इसे थोड़ा वो करना चाहूंगा। जैसे कि जो यानी पितृसत्ता ने निजी जगह हो गई पर्सनल स्पेस, घर, और सार्वजनिक जगह पब्लिक स्पेस के बीच एक अंतर पैदा कर दिया। महिलाओं का दायरा घर माना जाने लगा या माना जाता है, जबकि सार्वजनिक जगह पुरुषों की है। यह मतलब है कि लेकिन इससे भी ज्यादा समस्याग्रस्त यह है कि सार्वजनिक जगह की तुलना में निजी जगह को महत्वहीन माना जाता है। यही कारण है कि घरों में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को सुरक्षा का मुद्दा नहीं माना जाता और इसे निजी मामला माना जाता है, जिसका समाधान सरकार नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को करना होता है। इसके अलावा घर के अंदर महिलाओं का काम अवैतनिक श्रम है। यह भी अगर मैं देखूं तो यह भी महिलाओं के पुरुष पर निर्भर और अधीनस्थ बनाता है। महिलाओं को पुरुष पर निर्भर और अधीनस्थ बनाता है। अब एक और है, अब ये छोटे छोटे और हैं कई तरीके के फेमिनिस्ट, उन्हें हम जल्दी समझ लेते हैं। जैसे कि पर्यावरण नारीवादी यानी इको फेमिनिस्ट, महिलाओं के दृष्टिकोण, तो जो पर्यावरण नारीवादी हैं महिलाओं के दृष्टिकोण और मूल्य को पुरुषों से भिन्न मानते हैं। उनका मानना है कि कुछ मामलों में महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ होती हैं और उनमें रचनात्मक संवेदनशीलता, रचनात्मकता मतलब इसका वही है, क्या होता है, क्वालिटी ऑफ क्रिएटिविटी, और सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, एंड केयरिंग मतलब देखभाल के गुण होते हैं जो पुरुष कभी विकसित नहीं कर सकते। वंदना शिवा पर्यावरण नारीवाद की अपनी अवधारणा में विकास की आलोचना करती हैं और पारिस्थितिक विनाश और पूंजीवादी विकास के बीच के संबंध को एक पितृसत्तात्मक परियोजना के रूप में स्थापित करती हैं। फिर आता पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट यानी उत्तर आधुनिक नारीवादी
उनका क्या है, तो उत्तर आधुनिक नारीवादियों का दावा है कि महिलाओं की कोई निश्चित पहचान नहीं होती। सामाजिक रूप से निर्मित पहचानों का पुनर्निर्माण या विघटन, मतलब डिकंस्ट्रक्टेड हो सकती है और रिकंस्ट्रक्टेड हो सकती है। उनकी कोई पहचान खुद की नहीं होती, ये इनका मानना है। किया जा सकता है इस प्रकार लिंग और जेंडर, मतलब सेक्स और जेंडर को बीच के जेंडर के बीच के भेदों की आलोचना दो दृष्टिकोण से की जाती है। अंतर नारीवादी मतलब अलग अलग जो फेमिनिस्ट हैं, जो मानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के बीच आवश्यक अंतर है और सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जैविक अंतरों को संदर्भित करने के लिए देखा जाता है। और उत्तर आधुनिक नारीवादियों ने यह सवाल उठाया कि क्या लिंग एक स्पष्ट जैविक भेद है, मतलब सेक्स और जेंडर एक स्पष्ट जैविक भेद है, मतलब बायोलॉजिकल। तो इसमें ये है, वेदर सेक्स इज अ क्लियर कट बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन एज यूजुअली अज्यूम्ड। इन अदर वर्ड्स, the features of biological motherhood do not apply to women who cannot bear children. Thus, there is a biology-culture continuum rather than a fixed biological or cultural divide, and the categories male and female become more or less arbitrary, and the concepts of sex and gender become hopelessly entangled. अब हम लोग आते हैं ब्लैक फेमिनिस्ट पे, जिसे हम लोगों ने हिंदी में कहते हैं अश्वेत नारीवाद। तो अश्वेत नारीवादियों ने नस्ल के आधार पर भेदभाव और भेदभाव को प्राथमिकता दी है और नारीवाद में इसे नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति को चुनौती दी है। वे लैंगिक भेदभाव और नस्लवाद को उत्पीड़न की परस्पर जुड़ी प्रणालियों के रूप में चित्रित करती है और रंगीन महिलाओं के सामने आने वाली लैंगिक और नस्लीय और आर्थिक कमजोरियों की विशिष्ट श्रृंखला को उजागर करती हैं। दूसरे शब्दों में, नारीवादी आंदोलन या आंदोलनों उनके रंग, उनका अश्वेत होना के आधार पर भेदभाव और अधीनता को नजरअंदाज करते हैं। अश्वेत नारीवादियों का तर्क है कि, मतलब ब्लैक फेमिनिस्ट का, महिलाएं अपने लिंग मतलब सेक्स के कारण उत्पीड़न के सामान्य रूपों के अधीन नहीं है, लेकिन विशेष रूप से रंग की महिलाएं, मतलब किसी एक कलर की फीमेल, उत्पीड़न और अधीनता के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक फीमेल ज्यादा, इनके अकॉर्डिंग ज्यादा उत्पीड़न और उसके अधीनता के, तो ये है। लेकिन विशेष रूप से ये तो हो गया, वे नस्ल को उत्पीड़न और विश्लेषण की श्रेणी के रूप में अनदेखा करने के लिए उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी और कट्टरपंथी नारीवादियों की आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि मतलब तुमने किसी नस्ल के बेसिस पे कुछ नहीं कहा या रंग के बेसिस पे नहीं कहा, तो ये इनकी आलोचना करते हैं बाकी नारीवादियों की, यह मानकर कि लिंग अधीनता का प्राथमिक रूप है, वर्ग कामुकता और नस्ल की का उत्पीड़न पितृसत्तात्मक वर्चस्व का विस्तार बन जाता है। कट्टरपंथी नारीवादियों का आग्रह है कि लिंगवाद का उन्मूलन नस्लवाद को खत्म करने की कुंजी है। तो इसमें एक रंग की महिलाओं के लिए अपर्याप्त है
क्योंकि वे सफेद महिलाओं के साथ साथ पुरुषों से भी नस्लवाद का अनुभव करती हैं। इस प्रकार वर्ग, जाति, नस्ल, कामुकता मतलब सेक्सुअलिटी, नस्ल मतलब रेस, जाति मतलब कास्ट और क्लास वर्ग मतलब क्लास, और लिंग मतलब सेक्स के प्रतिच्छेदन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। तो इसमें मतलब अगर हम ऐसे देखें तो ये है कि radical feminist insistence that the elimination of sexism is key to the elimination of uh, racism is inadequate to women of color as they experience racism from white women as well as from men. Thus, an analysis of the intersection of class, caste, race, sexuality, and gender is important. अब एक आखिरी फेमिनिस्ट हैं जिनकी अप्रोच भी हम लोग देख लेते हैं, जो है समलैंगिक यानी लेस्बियन, नारीवादी। मुख्य रूप से समलैंगिकता विरोध के विरुद्ध संघर्ष करती हैं, जो पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष जितना ही महत्वपूर्ण है। समलैंगिक नारीवाद और सांस्कृतिक नारीवाद नारीवादी विभाजन के दो प्रकार हैं, जो महिलाओं के आपसी लगाव के माध्यम से महिलाओं द्वारा पहचानी जाने वाली दुनिया के निर्माण की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि चूंकि पितृसत्ता पुरुषों के अन्य पुरुषों के साथ संबंधों के माध्यम से संगठित होती है, इसलिए महिलाओं के बीच एकता ही महिलाओं की मुक्ति का एकमात्र निर्णायक साधन है। वे समलैंगिकता यानी लेस्बियनिज्म को एक व्यक्तिगत निर्णय और पितृसत्तात्मक कामुकता के आंतरिक अस्वीकृति के रूप में बाहरी संकेत से कहीं अधिक मानते हैं। समलैंगिकता महिलाओं द्वारा नियंत्रित स्त्री कामुकता का एक प्रतिमान बन जाती है, जो महिलाओं की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करती है। पितृसत्ता का विरोध करने की एक अन्य लोकप्रिय रणनीति महिला केंद्रित संस्कृतियों का निर्माण करके सामाजिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करना रही है, जो महिलाओं के अनुभवों के रचनात्मक आयामों पर ध्यान केंद्रित करके उनकी सकारात्मक क्षमताओं पर जोर देती है। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत कंक्लूजन और देख लेते हैं। Thus it is clear that while earlier feminists suggest for a legally equal position for women and demanded democratic rights, which included right to education and employment, right to own property, right to vote, right to birth control, right to divorce. Today, feminists have gone beyond demanding more legal reform to end discrimination between men and women. They have raised issues of violence against women, rape, unequal wages, discriminatory personal laws, and the sexual division of labor, distribution of power within the family, use of religion to oppress women, negative portrayal of women in media. More so, they have challenged the very construction of the knowledge and offer gender lenses to view the world. Emancipation of women necessarily calls for challenging patriarchy as a system which perpetuates women's subordination. Several structures of society such as kinship and family, class, caste, religion, ethnicity, race, educational institution, and state reinforce patriarchy. Some of the experiences of multiple patriarchies can be illustrated by analyzing the dynamics and interface of social forces which institutionalize and legitimate patriarchy in society. Thank you.